1947 में जब हम आज़ाद हुए तो पश्चिमी देशों के बहुत सारे हिस्टोरियन, पॉलिटिशियन और ऐसे ही अनेक लोगों का मानना था कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं आ सकता और अगर आ भी गया तो एक लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएगा। इसके पीछे उनका तर्क था कि जिस प्रकार से हमारे देश में गरीबी है, हमारी ज़्यादातर जनसंख्या निरक्षर है और जिस प्रकार से हमारा समाज धर्म, जाति और सामाजिक स्तर पर बटा हुआ है, उससे लोकतंत्र का यहाँ पर टिके रहना आसान नहीं है। साथ ही उस समय एशिया और अफ्रीका के जितने भी देश स्वतंत्र हुए थे, उनमें ज्यादातर में लोकतंत्र के स्थान पर तानाशाह शासक ही शासन कर रहे थे। लेकिन हमने सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए लोकतंत्र की स्थापना भी की और उसे सक्सेसफुली चलाया भी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि चुनावों का कोई भी एक्सपीरियंस न होने के बावजूद कैसे हमने वर्ल्ड की 1/6 पॉपुलेशन वाले देश में सक्सेसफुली और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए और एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। जब 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया, तब भी हमारी संविधान सभा एक इंटरिम पार्लियामेंट के तौर पर काम करती रही। इसमें एक इंटरिम कैबिनेट भी थी, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसके बाद 25 जनवरी 1950 को हमारे चुनाव आयोग की स्थापना की गई। इसके लगभग 2 महीने बाद 21 मार्च 1950 को इंडियन सिविल सर्विस अधिकारी और पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी सुकुमार सेन को चुनाव आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इसके लगभग 1 महीने बाद 19 अप्रैल 1950 को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को लाया गया। इसके जस्ट बाद पंडित नेहरू द्वारा यह अनाउंस कर दिया जाता है कि अगली वसंत ऋतु में यानी कि फरवरी मार्च 1951 में हमारे देश में पहले चुनाव होंगे। पंडित नेहरू इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेट नहीं करना चाहते थे और चाहते थे कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग के लिए काम आसान नहीं था, क्योंकि ना ही चुनाव आयोग को, ना ही सरकार को और ना ही देश की जनता को चुनाव का कोई एक्सपीरियंस था। हमारे देश के आजाद होने और संविधान के लागू होने के साथ ही सभी वयस्क लोगों को वोटिंग का अधिकार दे दिया गया। हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया, यानी कि 21 साल के सभी युवा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग से बिलोंग करते हो, सभी को अपना वोट देने का अधिकार था। इस समय तक दुनिया के कुछ गिने चुने लोकतांत्रिक देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था। यहाँ तक कि अमेरिका में भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को 1965 में लागू किया गया। 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जिसमें कि 17.3 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। उस समय चुनाव आयोग और सुकुमार सेन की मुश्किलों को देखते हुए मॉडर्न हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा ने लिखा कि उस समय भारत में सुकुमार सेन की तरह ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं था जिसके सामने इतना चैलेंजिंग टास्क हो। सुकुमार सेन के सामने कोई एक चैलेंज नहीं था, बल्कि अलग अलग तरह के अनेक चैलेंज थे। जैसे कि उत्तर भारत में एक बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी थी जिनका नाम ए की वाइफ, बी की माँ ऐसे करके रजिस्टर हो रखा था और वहां पर उनका रियल नाम नहीं लिखा हुआ था। इससे सुकुमार सेन काफी ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि यहाँ पर महिलाओं के रियल नाम लिखे जाएं। बाद में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में महिलाओं द्वारा खुद के नाम न बताने के कारण लगभग 28 लाख महिलाओं को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर में इन चुनावों में वोटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार 1967 में चुनाव हुए। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर के अलावा पूरे देश में 17.3 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, जिनमें कि 45% महिलाएं थी। हमारे पहले लोकसभा चुनाव 489 सीटों के लिए हुए थे, जिन पर 1949 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। इनमें से 533 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। 489 सीटों में से 314 सीटें ऐसी थी जो कि 1 मेंबर कंस्टिट्यूएंसी थी। इसके अलावा 86 सीटें 2 मेंबर कंस्टिट्यूएंसी थी, जिसमें 1 मेंबर जनरल कैटेगरी से और 1 मेंबर SC या ST कैटेगरी से होना था। जबकि 1 सीट 3 मेंबर कंस्टिट्यूएंसी थी, जिसमें 1 मेंबर जनरल कैटेगरी से और 1 मेंबर SC कैटेगरी से व 1 मेंबर ST कैटेगरी से होना था। इसके अलावा अगर पार्टियों की बात की जाए तो इन चुनावों में 53 पार्टियों ने भाग लिया था, जिनमें से 14 पार्टियां नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज थी। चुनावों से पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, उसमें से कुछ मिनिस्टर्स ने कैबिनेट से रिजाइन करके अपनी अलग पार्टी स्टार्ट की। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी उसे फिर से रिवाइव किया, जिसे कि बाद में रिपब्लिकन पार्टी के नाम से जाना गया। इसके अलावा उस समय कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी पंडित नेहरू के साथ मतभेदों के चलते अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा कुछ अन्य मेन पार्टियां थी। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी, JB कृपलानी के नेतृत्व में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा,
करपत्री महाराज की अखिल भारतीय राम राज्य परिषद और त्रिदीप चौधरी की रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। इस प्रकार सब तैयारियों के बाद हमारे पहले लोकसभा चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 21 फरवरी 1952 तक लगभग 4 महीने चले। ये चुनाव 68 फेसों में हुए। पूरे देश में 1,96,084 पोलिंग बूथ को सेटअप किया गया, जिसमें से 27,527 बूथ महिलाओं के लिए रिजर्व थे। साथ ही 3,38,000 पुलिसकर्मी इलेक्शन ड्यूटी पर लगाए गए। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा अपने एक जर्नल डेमोक्रेसीज बिगेस्ट गैम्बल में बताते हैं कि इन चुनावों में पंडित नेहरू जहां पर भी चुनाव प्रचार के लिए गए, वहां पर लोगों के द्वारा पंडित नेहरू जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे। तब पंडित नेहरू उस क्राउड को, जो कि नारे लगा रही होती थी, उसे नया हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए कहते थे। जिस प्रकार से उस समय हमारी अधिकतर जनसंख्या निरक्षर थी, उससे चुनाव आयोग के सामने एक चैलेंज था कि कैसे हमारे वोटर आसानी से अपनी पार्टी या कैंडिडेट को पहचान कर उसे अपना वोट डाल सकें। इसलिए चुनाव आयोग द्वारा सभी पार्टियों को ऐसे चुनाव चिन्ह अलॉट किए गए जो कि उनकी आम जिंदगी, जो कि उनकी डेली रूटीन से मेल खाते थे। जैसे कि कांग्रेस को जो चुनाव चिन्ह अलॉट किया गया वो बैलों का चुनाव चिन्ह था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को हाथ का चुनाव चिन्ह अलॉट किया गया। इस प्रकार सभी वोटर आसानी से अपने पार्टी या अपने कैंडिडेट को पहचान सके और अपनी वोट डाल सके। चुनावों के लिए लगभग 19 लाख स्टील के बैलेट बॉक्स तैयार करवाए गए और 62 करोड़ बैलेट पेपर प्रिंटेड करवाए गए। ये बैलेट पेपर जो हमारा पुराना 1 रुपये का नोट होता था उसके साइज के थे। अगर हम पहली वोट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के चिन्नी और पंगी तहसील में सबसे पहले वोटिंग स्टार्ट हुई और चिन्नी तहसील के श्याम शरण नेगी ने आजाद भारत में 1951-52 के चुनाव में पहला वोट डाला। बेशक से यह हमारे देश में आजादी के बाद पहला चुनाव था और हमारी अधिकतर जनसंख्या निरक्षर थी, फिर भी पूरे देश में ओवरऑल 45.7% वोटर टर्नआउट हुआ। 2 अप्रैल 1952 को चुनाव का परिणाम घोषित हुआ और जैसी की उम्मीद थी, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। कांग्रेस ने 489 में से 364 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे। इन चुनावों में 37 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीत हासिल की। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 16 सीटें व सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली। अगर वोट शेयर की बात की जाए तो कांग्रेस को 45% वोट शेयर मिला। जो टोटल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनको सबको लगभग 16% वोट शेयर मिला और सोशलिस्ट पार्टी को लगभग 11% वोट शेयर मिला। इन चुनावों में अगर हम कुछ जाने माने चेहरों की बात करें तो पंडित नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी अपनी सीटों से जीत दर्ज की, लेकिन मोरारजी देसाई बॉम्बे से व जयनारायण व्यास राजस्थान से चुनाव हार गए। जबकि सबसे बड़ा सेटबैक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के रूप में लगा। डॉक्टर अम्बेडकर बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल सीट से कभी उनके ही पर्सनल असिस्टेंट रहे नारायण साडोबा काजरोलकर से 15,000 वोटों से हार गए। चुनावों से पहले 14 पार्टियों को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया था, लेकिन चुनावों के बाद केवल 4 पार्टियां ही अपने इस नेशनल पार्टी के स्टेटस को बचा पाई। ये 4 पार्टियां थी कांग्रेस, सीपीआई, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी से मिलकर बनी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इन चुनावों के बाद 17 अप्रैल 1952 को हमारी पहली लोकसभा का गठन हुआ और 13 मई से इसका पहला सेशन स्टार्ट हुआ। अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट में एंटर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो पार्लियामेंट में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले प्रवेश किया वो तेलंगाना के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद रवि नारायण रेड्डी थे। ऐसा इसलिए क्योंकि रवि नारायण रेड्डी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा वोट प्राप्त किए थे। पहली लोकसभा में 677 सीटिंग्स हुई और इसने अपने पूरे 5 साल के टर्म को पूरा किया व 4 अप्रैल 1957 को यह डिसॉल्व हुई। हमारे संविधान के आर्टिकल 93 में मेंशन है कि हमारी लोकसभा में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड दोनों तरह के अधिकारी होंगे। इलेक्टेड अधिकारियों में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद आते हैं, जबकि नॉन इलेक्टेड अधिकारियों में सेक्रेटरीट स्टाफ के पद आते हैं। हमारी पहली लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जबकि डिप्टी स्पीकर M.A. अयंगर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू लीडर ऑफ द हाउस थे और A.K. गोपालन लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। हालांकि लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोस्ट को ऑफिशियल रिकॉग्निशन 1977 में मिला था। हमारी लोकसभा सीरीज की यह पहली वीडियो है। इस सीरीज में हम आजाद भारत में जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उन सभी को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे लोकसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे।